बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है आज का फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर हैं वो सिलोमेट्स ही हैं और इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं। मेन जर्म की 3 जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है इसको हम एक और नाम से जानते हैं कि जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स का फाइलम, यानी एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी जॉइंटेड लेग्स अपेयर हुई थी। सबसे एक और चीज़ याद रखिएगा कि सबसे जो मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम है तमाम फाइला में से, जितने भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर फाइला हैं उन सब फाइला में सबसे सक्सेसफुल जिसके मेंबर्स हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है और सबसे ज़्यादा भी जिनकी तादाद है वो भी फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। सक्सेसफुल का मतलब ये है कि हर एक इन्वायरमेंट के अंदर इनके मेंबर हमें मिलेंगे, इस ज़मीन के हर कोने में हमें इनके मेंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हर इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सबसे सक्सेसफुल है और नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ भी ज़्यादा इन्हीं की हैं। तो लार्जेस्ट फाइलम है, जितने भी फाइलम हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर सबसे बड़ा फाइलम जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर फाइलम आता है जिसमें ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वो फाइलम मोलस्का है। तो सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। तो लार्जेस्ट फाइलम है, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ यानी सबसे ज़्यादा भी स्पीशीज़ इन्हीं की है, इस फाइलम की ही हैं। और ओरिजिन ऑफ नेम की अगर हम बात करें तो ये जो आर्थ्रोपोडा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से, इसकी ओरिजिन ग्रीक है, मतलब ग्रीक यूनानी ज़ुबान से ये वर्ड निकला है, जिसमें आर्थ्रोन का जो मतलब है, आर्थ्रोपोडा में से जो आर्थ्रोन है, आर्थ्रोन का मतलब जॉइंट, और पोडा जो वर्ड है, पोडा पोड से निकला है, पोडा मीन फीट, यानी जॉइंटेड फीट, यानी इनके जो, क्योंकि पाँव की मदद से चलते हैं हम, तो पाँव जो हैं, इनके जो पाँव हैं वो जॉइंटेड फीट है, इसलिए जो है हम इसको फाइलम आर्थ्रोपोडा कंसिडर करते हैं। इसके बाद बच्चों आ जाता है हमारे पास मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोड्स ऑन अर्थ। इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो आम आर्थ्रोपोड्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो 4 आर्थ्रोपोड हमें इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मिलेंगे, हर इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट करते हैं यूजुअली, जिसमें से पहला है कॉकरोच, दूसरा है ग्रासहोपर, तीसरा बटरफ्लाइज और नंबर 4 पे मॉस्किटोज़ पाए जाते हैं। तो ये जो 4 हैं ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आपने याद रखने हैं, ये इस ज़मीन पर सबसे मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोड्स हैं। उसके बाद अब अगर हम इनके अंदर एक और करैक्टर पाया जाता है सेगमेंटेशन। बच्चों सेगमेंटेशन वर्ड सेगमेंट से निकला है, सेगमेंट का मतलब खाने। अब इन जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के ये जो मेंबर हैं, अगर हम इनकी बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी के अंदर हमें सेगमेंट्स मिल रहे हैं। देखें ये वाला सेगमेंट, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो इनकी बॉडी के अंदर हमें सेगमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये जो हर एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ कनेक्ट है, ठीक है जी। हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ, नेबरिंग सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और उसको जोड़ा हुआ है क्यूटिकल केमिकल है इनके अंदर पाया जाता है, बारीक सा है, उसने जोड़ा हुआ है इनको। तो अब अगर आप इनके अंदर एक और जो फीचर है वो ये है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर हैं इनके अंदर हमें 3 इनके जिस्म के, इनके जो जिस्म हैं उसके 3 हमें डिस्टिंक्ट रीजन मिलेंगे, वाज़िया रीजन मिलेंगे। पहले नंबर पर हेड, हमें इनके अंदर नुमाया हेड मिल रहा है। दूसरे नंबर पर जो है थोरैक्स, यानी पिछले वाले फाइला के अंदर ऐसा प्रोसेस कोई नहीं था, उनके अंदर कोई प्रॉपर डिस्टिंक्ट हेड नहीं था, थोरैक्स। और तीसरे नंबर पर जो है इनके अंदर एब्डोमेन भी हमें मिलेगा और ये जॉइंटेड लेग्स वगैरह भी हमें मिलेंगी जो थोरैक्स के साथ अटैच होती हैं। सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंट्स अटैच्ड टू नेबर सेगमेंट के, हर सेगमेंट दूसरे साथ वाले सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। मॉडिफाइड क्यूटिकल, वो जो सेगमेंट्स जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने वाला बीच में जो केमिकल है वो क्यूटिकल है। क्यूटिकल जो है ये काइटन केमिकल से मिलकर बनती है लेयर जो है, और ये जो क्यूटिकल है ये बारीक सी मेम्ब्रेन होती है हर सेगमेंट को जो दूसरे से जोड़ रही है, इलास्टिक मीन, और थोड़ी बहुत लचक भी उसमें पाई जाती है। इसके अलावा जो इनके अपेंडेजेस हैं अपेंडेजेस मीन जो इनकी ये जो हमें टांगे सी नज़र आ रही हैं, तो कुछ एनिमल्स ने अपने अपेंडेजेस को उड़ने के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कुछ ने स्विम करने के लिए, कुछ ने रन करने के लिए। तो इनके ये जो अपेंडेजेस होते हैं ये मॉडिफाइड हो चुके, मीन बदल चुके हैं। हर ऑर्गेनिज्म ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपेंडेज को यूज़ किया, कुछ ने स्विम किया, कुछ ने फ्लाई किया, कुछ ने रन किया। तो हर एक अपेंडेजेस का डिफरेंट फंक्शन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन क्या हो गया, वो स्पेशल हो गया। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना फंक्शन अपेंडेजेस का होता है। देन हम बात करेंगे इनकी एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन की बात करें, एवोल्यूशन मीन कि ये किस से बने होंगे, ये कौन से फाइलम से बने होंगे। तो आर्थ्रोपोड्स जो हैं इवॉल्व फ्राम एनिलिड्स,
फाइलम आर्थ्रोपोडा से पहले जो हमने पढ़ा है वो फाइलम एनिलिडा हमने पढ़ा, अर्थवर्म वाला जो फाइलम है। तो आर्थ्रोपोड्स किन से बने हैं? एनिलिड्स से। यानी एनिलिड्स इनके फिर क्या हो गए? एंसेस्टर, अबाऊ अजदाद। एनिलिड के कुछ मेंबर चेंज हो गए, किस में? आर्थ्रोपोड में। तो आर्थ्रोपोड्स जो हैं फिर औलाद हुए, डिसेंडेंट्स कहते हैं औलाद को, और इनके जो अबाऊ अजदाद हैं वो कौन है? एनिलिड्स के। आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो इवॉल्व हुए एनिलिड्स में से। एनिलिड्स से कुछ मेंबर बदल गए आर्थ्रोपोड्स के अंदर। उसके बाद जो है कॉमन फीचर क्या फिर इनका, अगर ये हम ये कहते हैं कि ये एनिलिड्स से बने हैं, तो क्या इनका देखें ना, अगर कोई बेटा जो है वो अगर बाप से बना है तो बेटे की कुछ खुसूसियात अपने बाप से मिलती जुलती होती हैं, जिस वजह से हम कहते हैं ये दोनों लिंक्ड हैं। तो फिर आर्थ्रोपोड अगर एनिलिड से निकले हैं या बने हैं तो फिर इनके कुछ खूबियाँ एनिलिड जैसी भी तो होनी चाहिए। तो वो इनकी कौन सी खूबियाँ हैं जो कि एनिलिड्स जैसी हैं? तो इनके कॉमन करैक्टर्स कौन से हैं जो कि एनिलिड्स के साथ मिलते जुलते हैं? सेगमेंटेड बॉडी। एनिलिड्स की जो बॉडी थी वो भी सेगमेंटेड थी, यहाँ पे भी बॉडी सेगमेंटेड है। अपेंडेजेस एनिलिड्स में भी थे, इनके अंदर भी अपेंडेजेस हैं। क्यूटिकल जो है एनिलिड्स की बॉडी पर भी, बॉडी वाल पर बाहर की सतह, बाहर वाली जो सतह थी उनकी स्किन पर क्यूटिकल की लेयर थी, और इनमें भी क्यूटिकल की लेयर स्किन पर मौजूद होती है इनके भी। तो इनके ये जो करैक्टर्स हैं ये फाइलम एनिलिडा से मिलते जुलते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि एनिलिड्स जो हैं, आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं एनिलिड्स से। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, रीज़न आपने बतानी है ये वाली। देन हमारे पास हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट मीन जहाँ पर ये रह रहे हैं, ये नेचुरल जो इनका होम है, ये फ्रीली रह रहे हैं, वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इनका जो हैबिटेट है ये दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं आर्थ्रोपोड्स यूजुअली। बच्चों, हर कोने में पाने का मतलब ये नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है, ऐसी बात नहीं है। मीन आर्थ्रोपोड एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इस ग्रुप के मेंबर जो हैं कोई ना कोई स्पीशी दुनिया के किसी न किसी कोने में आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो एक्सप्लॉइट एवरी हैबिटेट मीन इन्होंने दुनिया का हर एक हैबिटेट जो है वो वहाँ पर रह रहे हैं, ये वहाँ पे उनको डिस्कवर किया हुआ इन्होंने, वहाँ पर रह रहे हैं। तो दुनिया में मशहूर ज़्यादातर जो हैबिटेट है, किस हैबिटेट में रह रहे हैं? लैंड इन्वायरमेंट में भी हमें ज़मीन के हर एक खुश्की के टुकड़े पर ये मिलेंगे, और वाटर वाले इन्वायरमेंट में मिलेंगे। अब वाटर वाला इन्वायरमेंट दो तरह का है, फ्रेश वाटर मीन दरियाओं नदी नालों का जो पानी वहाँ पर भी ये हमें मिलेंगे, और मैरीन वाटर जो समुद्री पानी है ये उसके अंदर भी हमें मिलेंगे। और ये फ्लाई भी करते हैं, ये हर वक्त फ्लाई नहीं करते एयर के अंदर, ये थोड़ी देर फ्लाई करेंगे फिर बैठ जाएंगे ज़मीन पर, फिर फ्लाई करेंगे, यानी पीरियोडिकली फ़्लाइट है इनकी, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ये फ्लाई करते रहते हैं। अब जो है स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी, कि इनकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी देखते हैं कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ हो गए या स्पेशल हुए हैं इनकी बॉडी में पिछलों की निस्बत। इनकी जो बॉडी है वो वर्म लाइक, सेंटीपीड्स की तरह, सेंटीपीड्स की तरह ये जो हैं ये कीड़े हैं, ये सेंटीपीड्स भी कीड़ों के ही नाम है, तो इनकी बॉडी जो है सेंटीपीड के जैसी है। फ्लाइंग इंसेक्ट हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट मीन के इनके मेंबर्स उड़ते भी हैं, कुछ इनके मेंबर सेंटीपीड्स जैसे हैं, कुछ इनके मेंबर्स क्या हैं वो फ्लाई भी करते हैं। तो जो इनके मेंबर फ्लाई करते हैं उनकी बॉडी में हेड भी मौजूद है, थोरैक्स, ये भी अभी हमने डायग्राम में देखा है, हेड के बाद थोरैक्स और थोरैक्स के बाद एब्डोमेन भी मौजूद है। इसके अलावा बच्चों जो इनकी स्किन होती है, इनकी स्किन के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है, और वो जो क्यूटिकल की लेयर है वो वाटर प्रूफ होती है, उसमें वाटर एंटर नहीं हो सकता, ना ही इनकी बॉडी का वाटर बाहर जा सकता है, क्योंकि इनके जिस्म के सबसे बाहर क्यूटिकल की लेयर मौजूद है जो वाटर को वेपोरेट नहीं होने देती। उसके बाद जो इनकी वो जो क्यूटिकल की लेयर है वो किससे बनी होती है? वो काइटन केमिकल से मिलकर बनती है। तो इनकी वो जो लेयर है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं, उस क्यूटिकल के अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो कौन सा है? काइटन। तो इनकी पूरी बॉडी पर वो होती है। अब वो क्यूटिकल या काइटन सिक्रीट कौन करता है? बच्चों, इनकी बॉडी में जो स्किन की लेयर है उसको हम नाम दे रहे हैं एपिडर्मस। इनकी ये जो एपिडर्मस की लेयर है, एपिडर्मस की लेयर क्या करती है? इन सेल्स में से, इन सेल्स के अंदर से जो है काइटन जो केमिकल है वो निकलता रहता है बाहर। तो जब ये सेल काइटन केमिकल को बाहर निकालते हैं तो वो काइटन केमिकल इस एपिडर्मस पर जमा होता जाता है। तो जब ये काइटन केमिकल इस एपिडर्मस पर जमा हो जाता है तो बहुत सारा काइटन केमिकल इस एपिडर्मस पर जमा हो गया और उसने ऊपर एक लेयर सी बना दी, और इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं? क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल। और इसके अंदर केमिकल कौन सा है? काइटन। और ये क्या है? वाटर प्रूफ है। ये सिक्रीट किसने की है? एपिडर्मस ने। उसके बाद जो है एपिडर्मस, इनकी स्किन को आप समझ लें, इनकी स्किन समझ लें। उसके बाद सीलोम।
अब बात करते हैं सीलोम की। सीलोम की अगर हम बात करें तो हम बार बार पिछले लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं कि सीलोम मेसोडर्म के स्प्लिट करने से जो कैविटी बनती है उसको सीलोम कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसे देखें तो इनके अंदर क्या हुआ था कि जब ये स्टार्ट में एम्ब्रियो की फॉर्म में थे तो इनकी जो सीलोम थी वो प्रॉपर थी, मीन यहाँ पर यानी ये बॉडी वॉल के नीचे भी मेसोडर्म की लेयर थी और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर की तरफ भी मेसोडर्म की लेयर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे ये मेच्योर होते गए इनकी ये जो सीलोम थी ये सुकड़नी स्टार्ट हो गई, ये कंट्रैक्ट होनी स्टार्ट हुई। जब ये सुकड़नी स्टार्ट हुई तो वो सीलोम जो है ये बॉडी वॉल से भी दूर होना स्टार्ट हो गई और सीलोम कंट्रैक्ट होते होते सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रह चुकी है अब अगर आप देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ इनके गुनेड्स के बाहर हमें नज़र आती है, बाकी इनके एलिमेंट्री कैनाल के बाहर नहीं। जब ये बनना स्टार्ट हुआ तब थी, इसलिए हम कहते हैं ये सीलोमेट्स ही हैं। अब जो है अब इनकी जब ये मेच्योर हो जाते हैं, बन जाते हैं प्रॉपर, तो इनकी सीलोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी जो मेसोडर्म है वो कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई है, इनके गुनेड्स, ये ग्रीन कलर के इनके गुनेड बनाए हुए हैं, इनके गुनेड्स के बाहर वो रह गई हुई है। यहाँ पे भी देखें तो इनकी गुनेड के गिर्द वो हो चुकी है, रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, कन्फाइन हो चुकी है। तो ये मेसोडर्म की लेयर है। मेसोडर्म की लेयर के अंदर जो ये जो डॉट डॉट से आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये वाली जो जगह है यानी उस गुनेड और मेसोडर्म के दरमियान जो जगह है इसको हम नाम दे रहे हैं सीलोम है। ये इसके अंदर सीलोमिक कैविटी जिसके अंदर इसको हम सीलोम कह रहे हैं, इस कैविटी को। यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है गुनेड के बाहर मेसोडर्म और गुनेड के दरमियान में ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या है, ये सीलोम है। अब जो है बाकी वाली जो स्पेस है, अगर हम ये वाली बात करें, ये जो बाकी स्पेस बच गई है बच्चों, ये वाली जो स्पेस बच गई है जिसको सीलोम होना चाहिए था बट ये सीलोम रही नहीं है क्योंकि इसके हिस्से की मेसोडर्म तो आ गई हुई है सिर्फ गुनेड से गिर्द। अब ये जो कैविटी है, ये वाली जो कैविटी है, इस कैविटी को फिर हम क्या कहेंगे, ये कैविटी फिर फॉल्स कैविटी हुई ना। ट्रू तो इसने तब होना था जब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके बाहर भी मेसोडर्म होती है और बॉडी वॉल के नीचे भी मेसोडर्म होती है, तब इसने ट्रू होना था, बट अब ये फॉल्स है। अब ये जो कैविटी है, अब इस कैविटी को हम क्या नाम देंगे, हीमोसील। ठीक है जी, इस कैविटी को हम हीमोसील के नाम से जानते हैं। और इस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को, कैविटी में खाली जगह ये सारी हीमोसील है, जबकि इसमें जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम क्या नाम दे रहे हैं, हीमोलिम्फ। तो बच्चों आपको हीमोलिम्फ का भी पता होना चाहिए, हीमोसील का भी, ये बनी कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं सीलोम के पॉइंट में, सीलोम नॉट प्रेजेंट एज मेन बॉडी कैविटी के, इनकी पूरी बॉडी कैविटी में सीलोम नहीं है बिकॉज हमने रीज़न डिस्कस कर लिया। हीमोसील फिर इनकी बॉडी में क्या है, इनकी बॉडी में हीमोसील कैविटी है, हीमोसील डेवलप्ड, ये हीमोसील वाली कैविटी बनी हुई है। और हीमोसील के अंदर क्या मौजूद है इस बच्चों, हीमोसील के अंदर हीमोलिम्फ है। तो हीमोलिम्फ इनके ब्लड वैस्कुलर, यानी इनके समझ लें कि वो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के तौर पर एक्ट कर रहा है, मीन ये ब्लड इसमें आता है, फिर वो मूव करता है, इसमें फूड पूरी बॉडी को मिल जाती है, तो ये इसके ब्लड का काम कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनका स्पेशलाइज है। स्पेशलाइज मीन के इनके हर एक हिस्से का काम अलग-अलग है। फेरेंक्स का काम अलग है, एसोफेगस का काम अलग है, मिड गट का काम अलग है, हाइंड गट का काम अलग है, मीन इनके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का काम अलग है। तो इनके हर हिस्से का काम अलग है, इसलिए हमने वर्ड यूज़ कर लिया स्पेशलाइजेशन। उसके बाद इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, मीन खुराक वाली जो नाली है, इसके 2 ओपनिंग है। अब ऑनवर्ड जितने भी फाइलम आएंगे उनमें 2 ही ओपनिंग होगी। जो स्टार्ट वाली ओपनिंग है माउथ, और बॉडी के एंड पे जो ओपनिंग होती है उसको हम एनस, मीन ये जो स्टार्ट वाली ओपनिंग है ये माउथ है और ये जो एंड वाली ओपनिंग है ये है एनस। उसके बाद इनकी फूड क्या क्या है, ये क्या खाते पीते हैं जी, ये स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे, क्योंकि ये खुद भी छोटे ही होते हैं, इतने बड़े साइज़ के नहीं हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं, तो स्मॉल प्लांट्स खाते हैं। और दूसरे नंबर पर ये स्मॉल एनिमल्स को भी खाते हैं, ये फीड करते हैं इन पर। अब बच्चों हम बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम जहाँ पर भी वर्ड आई एक्सक्रीशन से रिलेटेड होता है, मीन बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, ये जो बार बार हम वर्ड नाइट्रोजनस वेस्ट हर लेक्चर में बात करते हैं। देखें हमारी बॉडी में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, प्रोटीन्स टूट रही हैं, उससे एनर्जी मिल रही है, ये बॉडी के फंक्शन एनाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, बॉडी में कह लें कि स्ट्रक्चर्स बन रहे हों। प्रोटीन टूटने से कुछ वेस्ट भी बनते हैं, और प्रोटीन के जो वेस्ट होते हैं उसको हम अमोनिया कहते होते हैं। अब अमोनिया यानी NH3 जो है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है वेस्ट के तौर पर बॉडी के हर सेल में। अब अगर अमोनिया सेल्स में जमा हो जाएगा तो वो नुकसान देगा,
सेल्स को तबाह कर देगा, अंदर से टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी सेल के अंदर, इसलिए बॉडी उसको बॉडी से बाहर निकालना चाहती है। देन कुछ एनिमल क्या करते हैं, उस अमोनिया को डायरेक्टली, जो वाटर में रहते हैं वो डायरेक्टली उसको बॉडी से निकाल देते हैं। कुछ क्या करते हैं, उस अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया में, और फिर यूरिया को बॉडी से बाहर भेजते हैं। जैसे ह्यूमन्स के केस के अंदर ह्यूमन अपने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से यूरिया को बाहर भेजता है। कुछ एनिमल ऐसा करते हैं कि वो यूरिया को नहीं, वो अपने अमोनिया को यूरिक एसिड में बदलते हैं और फिर यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो यूरिक एसिड सॉलिड फॉर्म में बॉडी से बाहर जा रहा होता है, बिकॉज वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत थोड़ी होती है उसमें, उनकी बॉडी को। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं, आर्थ्रोपोड्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये मोस्टली अपनी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड रिमूव करते हैं, यानी इनकी बॉडी से यूरिक एसिड निकलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वेल डेवलप्ड है जी, बहुत अच्छा है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनके अंदर स्पेशल किस्म के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं स्पेशलाइज हैं, वो कौन से हैं, मेल्पिगियन ट्यूब्स, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स या मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स भी इसको कहते हैं। ये इसके साइंटिस्ट के नाम पर है जिसने इनको डिस्कवर किया था। और इनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो किस फॉर्म में रिलीज़ हो रहे हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में। ये हमने अगर देखें, यहाँ पे हमने एक जनरल आर्थ्रोपोड बनाया हुआ है, ये इसका माउथ हो गया, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा मिड गट है, ये जो ब्लू कलर से हिस्सा बना हुआ है ये हाइंड गट है। अब इस मिड गट और हाइंड गट के दरमियान में कुछ ट्यूब्स सी बाहर, दोनों तरफ कुछ ट्यूब्स सी बाहर निकली हुई हैं। ये जो ट्यूब हैं ये छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, इसलिए इनको ट्यूब्यूल कहा जाता है, क्योंकि छोटी ट्यूब को ट्यूब्यूल कहा जाता है। तो इनको हम नाम देते हैं मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स या मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। ये तकरीबन कितनी होती हैं हर एक आर्थ्रोपोड के अंदर, 150 टोटल होती हैं, ये दोनों तरफ वाली मिला के 150। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये कहाँ पर, इनकी आपने लोकेशन भी याद रखनी है कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट बिटवीन हाइंड गट एंड मिड गट। मिड गट और हाइंड गट से ये बाहर इनकी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। अब इनकी बॉडी में ये जो स्पेस थी इसको तो हमने हीमोसील कहा था, और इसके अंदर ये जो फ्लूइड था इसको हमने क्या नाम दिया था, हीमोलिम्फ। अब इनके हीमोलिम्फ के अंदर जितने भी वेस्ट थे ये वेस्ट क्या हो जाएंगे, ये वेस्ट एब्जॉर्ब होंगे किस में, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये ट्यूब्यूल उन वेस्ट को किस में डाल देगी, इनकी हाइंड गट में, और हाइंड गट से ये वेस्ट होते हुए चले जाएंगे। ये जो इनका रेक्टम पार्ट है, रेक्टम से ये जो वेस्ट हैं एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाएंगे, और इनके वेस्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और इनके वेस्ट को एक्सक्रीटा कहते होते हैं इनके वेस्ट को। और उन वेस्ट के अंदर केमिकल कौन सा बॉडी से बाहर निकला है, यूरिक एसिड निकला इनकी बॉडी से बाहर। तो ये जी इनके अंदर था एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका। देन हमारे पास आ जाता है जी नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी इनका हाईली डेवलप्ड है, बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम है इनका। तो इनके अंदर ये देखें यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर इनका नर्वस सिस्टम दिखाया गया है कि इनके अंदर पेयर्ड गैंग्लियन है। पेयर्ड गैंग्लियन का मतलब यह है कि इनके हेड रीजन के अंदर स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूरॉन्स का, उसको हम गैंग्लियन कह रहे हैं, गुच्छा होता है न्यूरॉन्स का। यहाँ पर भी ये देखें, ये आपको 2 गैंग्लियन नज़र आ रहे हैं, तो ये पेयर्ड गैंग्लियन दोनों कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। अब इन गैंग्लियन से यानी लोअर वाले गैंग्लियन से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, ठीक है, रॉड की तरह के 2 स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, 1 और 2। ऊपर वाली साइड डॉर्सल है और नीचे वाली साइड वेंट्रल है। तो फिर हम इन नीचे वाले जो रॉड्स हैं जो इन गैंग्लियन से निकल रहे हैं, इनको हम नाम देंगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है जी, इनको वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड और दूसरे वाला ये वाला वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। तो याद रखें बच्चों, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो नर्व कॉर्ड होगा उनका वो हमेशा वेंट्रल साइड पे होता है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर जो नर्व कॉर्ड होता है, जैसे ह्यूमन वगैरह जो हैं, इनके अंदर नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड पे होता है इनकी बॉडी के। इनवर्टिब्रेट्स के नर्व कॉर्ड जब भी आप पढ़ेंगे ये मोस्टली वेंट्रल साइड पे ही ये मौजूद होंगे। तो ये 2 नर्व कॉर्ड हैं टोटल। अब अगर आप देखें हर एक नर्व कॉर्ड के अंदर क्या मौजूद हमें नज़र आ रहा है, हर एक नर्व कॉर्ड कनेक्ट है गैंग्लियन, यानी ये देखें ये भी एक गैंग्लियन, ये भी एक गैंग्लियन। बड़े वाले गैंग्लियन सारे में थे, अब छोटे छोटे गैंग्लियन है ये मुख्तलिफ, यानी हर खाने में इनके, ये देखें ये इनका एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट में गैंग्लियन, ये दूसरे सेगमेंट में भी गैंग्लियन, तीसरे में भी गैंग्लियन। हर एक सेगमेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इनका गैंग्लियन मौजूद है।
यानी हर एक सेगमेंट के अंदर गैंग्लियन, और फिर उस गैंग्लियन से ये कुछ नर्व से निकल रही हैं और ये नर्व पूरी बॉडी, इनके इस हिस्से पूरे खाने में या इन पूरे सेगमेंट के अंदर ये फैली हुई हैं, बॉडी को कनेक्ट कर रही हैं। तो हम इसको देखते हैं जी। पेयर्ड गैंग्लियन है, गैंग्लियन की तादाद 2 है यहाँ पे। उसके बाद वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड, इनके वेंट्रल साइड पे 2 नर्व कॉर्ड निकल रहे हैं और उस नर्व कॉर्ड पर क्या मौजूद है, मुख्तलिफ जगहों पर हर सेगमेंट के अंदर गैंग्लियन मौजूद हैं। और हर एक गैंग्लियन हर एक खाने में, यानी हर खाने में एक एक गैंग्लियन है और उससे नर्व अराइज हो रही है। मीन हर गैंग्लियन से क्या निकल रहा है, ये देखें यहाँ पे आपको ये नर्व अराइज हो रही हैं, नर्व निकल रही हैं जो उस खाने में फैल रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं बॉडी के साथ इस सर के हिस्से को। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन भी इनमें होते हैं जी। सेंसरी ऑर्गन अमूमन सर वाले हिस्से में होते हैं, हमारे भी सर वाले हिस्से में ज़्यादातर हमारे सेंसरी ऑर्गन आइज़, एयर्स जो हैं, इसके अलावा जो हैं नोज़, सेंसरी ऑर्गन सर वाले हिस्से में, हेड वाले हिस्से में ज़्यादातर होते हैं। तो इनके अंदर भी हमें सेंसरी ऑर्गन नज़र आ रहे हैं। एक हमें इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन जो नज़र आ रहा है वो एंटीना, इनके सर में एंटीना होता है जो सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहा है। सिग्नल्स अब वो टीवी वाले नहीं हैं, सिग्नल्स यहाँ पे एयर के अंदर अगर कोई भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होती है तो ये फ़ौरन से उस वाइब्रेशन को फील करते हैं और उनको पता चल जाता है कोई ना कोई लोकोमोशन हो रही है या मोशन हो रहा है इनके इर्द गिर्द। अब इनके अंदर आई भी मौजूद हैं। इनकी जो बच्चों आइज़ हैं, यानी आर्थ्रोपोड्स के अंदर सबसे पहले जो आइज़ बनी थी किंगडम एनिमेलिया के अंदर, सबसे पहले जो प्रॉपर आइज़ बनी थी वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आई हैं। यानी आपसे अगर पूछ ले एनिमल्स में सबसे पहले आइज़ किन में आई, किन में बनी, तो वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर बनी थी। और आर्थ्रोपोड्स की जो आइज़ होती हैं हम उनको नाम देते हैं कंपाउंड आइज़। ये भी आपने याद रखना है, एक होती है सिंपल आई, एक होती है कंपाउंड आइज़। ह्यूमन के अंदर जो आई है वो सिंपल आई है। मीन हमारी आँख जितनी भी तस्वीरें हैं वो सारी, वो पूरा इमेज हमारी आँख के अंदर बन रहा है। हमारी आँख के अंदर एक ही लेंस है। इनके अंदर सिंपल आई नहीं होती, इनके अंदर जो आइज़ हैं वो होती हैं कंप्लेक्स आइज़। किस तरह से होती हैं कि ये इनकी वो पूरा एक स्ट्रक्चर आई वाला। अब इनकी अगर आप आई को देखेंगे तो आपको इस तरह माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे इनमें खाने नज़र आएंगे। तो इनकी ये जो आई है, इस आई को हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई से हम क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि इस आई के अंदर ये बहुत सारे जो खाने होते हैं, इन खानों को हम नाम देते हैं ओमाटीडियम या ओमाटीडिया। वाहद होगा तो ओमाटीडियम, जमा होगी तो ओमाटीडिया। ये बहुत सारे ओमाटीडिया हैं। अब हर एक खाने के अंदर लेंस पड़ा हुआ है, हर एक खाने के अंदर बॉक्स के अंदर एक लेंस होता है, यानी इनके अंदर फिर लेंस भी बहुत सारे हैं, तो इनके अंदर इमेज फार्मेशन भी बहुत सारी होती है। फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर अगर 100 स्टूडेंट बैठा है तो हमारी आंख हमारी जो सिंपल आई है वो 100 स्टूडेंट को एक ही दफ़ा देखेगी। इनकी 100 स्टूडेंट को देखने की वो खासियत किस तरह से कि इनका हर एक खाना एक एक स्टूडेंट को देख रहा होगा, यानी हर एक खाना, हर एक जो बॉक्स है ये एक एक स्टूडेंट, तब वो 100 स्टूडेंट्स का इकट्ठा इमेज इनके दिमाग में बन जाएगा। हमारी एक ही आई इकट्ठा काम कर रही है, इनका हर खाना वो अलग-अलग से इमेज को डिटेक्ट कर रहा है। तो इनके अंदर जो आइज़ हैं वो कौन सी हैं, कंपाउंड आइज़ हैं। तो सेंसरी ऑर्गन इनके अंदर जो कंपाउंड आइज़ हैं आर्थ्रोपोड के अंदर, और एंटीना पाए जाते हैं। इसके बाद इनकी रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ये होता है गैसियस एक्सचेंज करना। तो इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रॉपर बन चुका है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनमें मौजूद है। बच्चों आर्थ्रोपोड्स के अंदर 3 तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। या तो आर्थ्रोपोड के अंदर ट्रैकियल सिस्टम पाया जाएगा, मोस्ट कॉमन ट्रैकियल सिस्टम है। दूसरे नंबर पर आर्थ्रोपोड्स के अंदर गिल्स के, कुछ आर्थ्रोपोड्स अपने गिल्स के थ्रू जो हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, जो वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। और कुछ आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बुक लंग्स कहते हैं। उनके वो जो लंग्स होते हैं उनके ऊपर बुक्स, जो किसी बुक के जो पेजेस होते हैं जिस तरह बारीक एक दूसरे पर होते हैं, उनके लंग्स में भी इसी तरह से फोल्डिंग्स होती हैं। तो हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हमने सिर्फ एक जो तरीक़ाकार है डिस्कस करना है वो है ट्रैकियल सिस्टम, क्योंकि मोस्टली में ट्रैकियल सिस्टम होता है। काकरोच की बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये जी आपके सामने काकरोच का एक क्रॉस सेक्शन है। अब काकरोच का ये क्रॉस सेक्शन, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ये एक ट्यूब सी नज़र आ रही है, ये मेन ट्यूब इनकी बॉडी में जा रही है। ये जो ट्यूब है इसको ट्रैकिया कहते हैं। उस तरफ भी इनकी बॉडी के उस तरफ भी आपको एक ट्यूब सी नज़र आ रही है, इस ट्यूब को भी ट्रैकिया। तो अब ये जो ट्यूब है इस ट्रैकिया से अगर आप देखें तो आपको छोटे छोटे जो हैं वो आउट ग्रोथ से निकले हैं, प्रोजेक्शंस निकली हैं, बाहर आई हैं, और बाहर को वो आउटर, यानी इनकी ये वाले जो है इनकी बॉडी वाल है। तो इनकी वो बॉडी वाल से मीन ट्रैकिया से जो हैं
वो छोटे छोटे बारीक पाइप निकले हैं और वो आउटर इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट हो गए हैं। ये जो सुराख हैं, इन सुराखों को क्या नाम देते हैं? स्पायरेकल्स या स्पायरिकल्स भी इनको नाम देते हैं। हर एक खाने के स्पायरिकल, एक स्पायरिकल इस तरफ है, तो अगर आप गौर करें तो इस खाने में एक स्पायरिकल दूसरी तरफ है, तो हर एक सेगमेंट में कितने स्पायरिकल हैं? 2 पेयर्ड स्पायरिकल है, मीन एक इस तरफ है एक उस तरफ है। अब स्पायरेकल को अगर आप देखें तो अब बहुत सारे स्पायरेकल, जितने खाने उतने स्पायरेकल। अब बच्चों स्पायरिकल, इन स्पायरिकल्स का काम क्या है? अच्छा, एक और चीज़ अगर आप देखें तो ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया से अंदर की तरफ भी छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही हैं। इस ट्रैकिया से इनसाइड बॉडी के अंदर भी छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही हैं, जिनको ट्रैकियोल्स कहा जाता है। अब जो है होता क्या है कि बाहर से ऑक्सीजन ये अब्जॉर्ब करते हैं, डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू इनकी बॉडी में ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हुई। अब ये जो बाहर से ऑक्सीजन आई है स्पायरेकल के थ्रू इनकी बॉडी में चली जाएगी। जैसे हमारे अंदर नाक है, हमारा नाक का जो सुराख है वो ऑक्सीजन को खींच रहा है, तो इनके अंदर जो है स्पायरेकल जो है हवा को खींचेगा और वो ऑक्सीजन ट्रैकिया के थ्रू होती हुई कहाँ पर चली जाएगी? इन ट्रैक्यूल के अंदर, ट्रैक्यूल से फिर बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी। और इसी तरह से बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगी? ट्रैकिया में से होती हुई क्या करेगी? वो स्पायरेकल के थ्रू बॉडी से बाहर भी निकल जाएगी। तो मीन गैसेस का एक्सचेंज इस तरह से जो है हो रहा है इनके स्पायरेकल्स के थ्रू। तो इस पूरे सिस्टम को हम ट्रैकियल सिस्टम कहते होते हैं। बच्चों इनके अंदर अभी हमारे अंदर जो ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल तक जा रही है, वो लंग्स में जब ऑक्सीजन जाती है तो फिर लंग्स से फिर ब्लड का काम होता है, ब्लड में चली जाती है, ब्लड फिर पूरी बॉडी में लेकर जाता है। इनके अंदर ब्लड का कोई रोल नहीं ऑक्सीजन को ले जाने में, ठीक है जी। इनके ऑक्सीजन डायरेक्ट यहाँ पे देखें आप बॉडी के सेल्स को मिल रही है ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स के थ्रू। तो इनके अंदर जो सिस्टम है वो ट्रैकियल सिस्टम है। पेयर्ड स्पायरिकल्स हैं हर एक खाने के अंदर, और इनके अंदर अगर हम देखें, मैंने एक स्पायरिकल को बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये जी बॉडी वाल है, ये देखें ये स्पायरिकल है, ये उससे जो ट्यूब निकल रही है ट्रैकिया आगे जाकर छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हुई, इसको ट्रैकियोल, और ट्रैकियोल किसके अंदर जाकर खुल रही हैं? बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर। अब जो भी ऑक्सीजन आएगी, ये जो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन स्पायरिकल के थ्रू एंटर हुई, वो एंटर होकर ट्रैकियोल में, ट्रैकियोल से फिर वो ऑक्सीजन कहाँ पे चली गई? बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर। सेल्स को डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रही है, ब्लड का इसमें रोल ही नहीं है। इस तरह सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो डिफ्यूज़ होकर आएगी ट्रैकियोल में, ट्रैकियोल से फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। तो इस तरह से जो है ये गैसेस का एक्सचेंज इनके अंदर हो रहा है। अब हमारे पास इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड डायरेक्ट बॉडी के, ये जो इनके अंदर आपको एक ट्यूब से नज़र आ रही है, स्पेशल किस्म की ट्यूब है, इसको प्रिमिटिव हार्ट के तौर पर भी जानते हैं, और ये मेन ब्लड वेसल इनकी बॉडी में, और ये है भी बॉडी की कौन सी साइड पे? डॉर्सल साइड पे है, ये वेंट्रल साइड है। बच्चों जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर जो अमूमन इनका हार्ट होगा या हार्ट के तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो इनकी डॉर्सल साइड पे होता है बॉडी के, जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे ह्यूमंस, फिशीज़, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, इनके अंदर क्या होता है, जैसे ह्यूमन ही को देख ले, इनके अंदर जो हार्ट होता है वो इनकी वेंट्रल साइड पे होता है। तो हमारा हार्ट हमारी वेंट्रल साइड पे है, मीन हमारे सीने की तरफ है, और हमारे सीने वाली जो रीजन है वो वेंट्रल साइड है बॉडी की। तो इनके अंदर, इन वर्टिब्रेट्स के अंदर इनका हार्ट डॉर्सल साइड पे होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जिनके अंदर ब्लड फ्लोज इन बॉडी कैविटी, तो इनका ब्लड डायरेक्ट जो है वो ये ओपन होती है क्योंकि ब्लड वेसल, तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे बॉडी के टिश्यूज़ मौजूद हैं, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के बॉडी के स्ट्रक्चर्स या टिश्यूज़ मौजूद हैं, तो इनका ब्लड क्या करता है, डायरेक्ट जो है वो इस ब्लड से बाहर आता है, वो टिश्यू के, यानी ये समझ लें टिश्यू नहला गया है, इसको नहलाया गया है ब्लड में, इसके इर्द गिर्द ब्लड ही ब्लड है। तो टिश्यू को जितनी ज़रूरत होगी न्यूट्रिएंट्स की या दूसरे चीज़ें हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट जो चीज़ें हैं, उनको ये यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट ब्लड से। उसके बाद जो है ब्लड फ्लोज इन बॉडी कैविटी, इनकी बॉडी, ये जो बॉडी कैविटी है इसी के अंदर ब्लड घूमता रहता है, फिर ये वापस जो है ये अब्जॉर्ब हो जाता है इन ओस्टिया से और उस ब्लड वेसल में वापस चला जाता है, और यहाँ से भी जो है ये वापसी जाता है, इसके अंदर आ रहा है, फिर यहाँ से पूरा वो सर्कुलेट करता रहता है इसी तरह से। प्रिमिटिव हार्ट है जी इनके अंदर, मेन ब्लड वेसल इनके अंदर हमें नज़र आ रही है, और ये क्या है, डॉर्सल साइड पे है। ब्लड इनका कलरलेस है, इनके ब्लड के अंदर कोई कलर नहीं है। तो बच्चों हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों है? बिकॉज हमारे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो आयरन पाया जाता है। तो इनके ब्लड कलरलेस है बिकॉज इनके ब्लड के अंदर
कोई हीमोग्लोबिन नहीं, देयर इज़ नो हीमोग्लोबिन। इनके अमूमन हम हीमोलिम्फ भी कहते होते हैं, इनके वो ब्लड लाइक जो फ्लूइड है। उसके बाद इनके स्केलेटन की बात करते हैं। अगर हम इनके स्केलेटन की बात करें तो इनके अंदर एक्सोस्केलेटन है। ह्यूमन के अंदर जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है। ये मीन हमारी जितनी भी हड्डियां हैं, जो ढांचा है वो बॉडी के अंदर है, उसके ऊपर गोश्त चढ़ा हुआ है। इनके अंदर आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या है कि इनका गोश्त बॉडी के अंदर है और उस गोश्त पर बाहर की तरफ जो है वो स्केलेटन चढ़ा दिया गया, महफूज कर दिया गया उसे, इसलिए इनके स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन जो है इनका बना किस चीज़ का आता है? देखें ना, ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये इनकी बॉडी है, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई हुई ये इनकी स्किन है, मीन इनकी ये इनकी सारी की सारी बॉडी है। अब इनकी बॉडी के बाहर की तरफ ब्लैक कलर से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये ब्लैक कलर जो है, ये ब्लैक कलर से क्या है, ये एक्चुअली क्यूटिकल है। ठीक है, ये क्यूटिकल की लेयर है, ये थिक लेयर होती है। तो ये जो थिक लेयर है, हम इसी थिक लेयर को हम इनका एक्सोस्केलेटन कह रहे होते हैं। तो ये जो क्यूटिकल होती है लाइट इन वेट होती है, वज़न नहीं है इतना। बच्चों अगर ये बहुत वजनी होती तो इंसेक्ट चल ही नहीं पाता। ये ऐसे समझे इस इंसेक्ट ने बाहर खोल पहना हुआ है, हफाजती कवर पहना हुआ है एक्सोस्केलेटन का, कि इसे इन्वायरमेंट में कोई नुकसान ना पहुँचे। तो अगर ये हफाजती कवर भारी होता तो ये चल ही ना सकता या उड़ ही ना सकता। तो इसलिए इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो लाइट इन वेट है, हल्का है। और ये बना किस चीज़ का? इसको क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिकल कौन से केमिकल से मिलकर बनती है? काइटिन से। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ देखें तो इस एक्सोस्केलेटन का एक काम तो ये हुआ कि इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा काम ये है कि ये इनकी बॉडी में से वाटर को भी लॉस नहीं होने देता, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये जो क्यूटिकल होती है वाटर प्रूफ होती है। इसके अलावा एक और जो फंक्शन है कि इनके जो मसल्स होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। लिहाजा मसल्स एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होकर मजबूती मिल गई मसल को, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं ये। तो लोकोमोशन अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये एक्टिव एंड स्विफ्ट मूवमेंट्स करते हैं, मीन तेज़ी के साथ ही मूव कर सकते हैं और एक जैसी स्पीड के साथ ही मूव कर सकते हैं। उसके बाद ये स्विम भी, इनके कुछ मेंबर स्विम करते हैं, कुछ इनके मेंबर क्रॉल रेंगते हैं, कुछ इनके मेंबर जो हैं वो फ्लाई करते हैं। इनके अंदर मूवमेंट के ऑर्गन्स कौन से हैं, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन कौन कौन से हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर? तो बच्चों मोस्टली आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या है, पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। वो उनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो जोड़ों, एक अपेंडेज के सामने दूसरा, उसके अपोजिट दूसरा जो अपेंडेज है। अमूमन 6 अपेंडेजेस इनके अंदर टोटल होते हैं, 3 पेयर अमूमन होते हैं। तो इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जी आर्थ्रोपोड्स के अंदर। अपेंडेजेस इनकी टांगों को कहा जा रहा है। और कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या होता है, विंग्स भी पाए जाते हैं, पेयर्ड विंग्स होते हैं, यानी 2 उनके पर होते हैं और वो अपने परों की मदद से फ्लाई करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि सेक्सेस आर सेपरेट, मेल्स इनके अलहदा होते हैं, फीमेल्स इनकी अलहदा होती हैं। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों प्रोसेस नहीं है। तो मेल्स इनके अलहदा हैं, फीमेल्स अलहदा हैं। मेल्स के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म्स, और स्पर्म्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। और फीमेल्स इनकी अलहदा होती हैं। फीमेल्स के अंदर क्या मौजूद है जी, ओवरीज, और ओवरीज के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, एग्स, और एग्स भी इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं फीमेल्स के। जब स्पर्म एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट देन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से फिर जो है इनका लार्वा वगैरह बनता है। ये जी इनका आर्थ्रोपोड्स का जनरल करैक्टर्स थे।